श्री नीतीश मिश्रा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझको सरकार द्वारा प्रस्तुत आय व्यय पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही अपने विधायक दल के नेता विजय सिन्हा जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझको बोलने का ये अवसर दिया। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया और लगातार जो सदन में उनको देखते हैं तो बहुत पुरानी बातें भी याद आती हैं कि मुझको जब से अपना बचपन याद है तब से मैं उनको देख रहा हूं और उनके द्वारा प्रस्तुत बजट पर मैं अपनी कुछ प्रतिक्रिया रखूं। कुछ समय में असमंजस में भी था, लेकिन जब हम सदन में आते हैं तो सभी सदस्य एक समान होते हैं और मैं एक मैनेजमेंट स्टूडेंट के नाते, एक बिहारी के नाते जो बजट का जो मैंने अपनी समझ से जो समझा है, बिना उसके राजनीति में गए हुए, मैं उन विषयों को मैं रखना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट संबोधन में एथेनॉल का जिक्र किया और यही ये सदन है। जब मैं पहली बार निर्वाचित होकर आया, पहली बार आया तो हम लोग तो अभूतपूर्व विधायक थे, विधानसभा भंग कर दिया गया था। लेकिन जब दूसरी बार जीत के आए 2005 में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ना विकास विभाग का मुझको विभाग दिया था और मुझे अपने साथ जो न्याय के विकास की साथ की यात्रा प्रारंभ हुई थी उसमें अपना साथी बनाया था। और मुझको उन्होंने एक चुनौती दी थी कि बिहार के जितने बंद पड़े चीनी मिल हैं, चीनी मिल को चालू कराना है। और मुझको प्रसन्नता है कि 2006 में ही जो 15 चीनी मिलें बंद थी, उनमें से एथेनॉल की इकाइयां भी प्रारंभ हुई। बिहार में पहली बार गन्ने से एथेनॉल का उत्पादन भी प्रारंभ हुआ। चीनी मिलों से अपना बिजली उत्पादन भी, क्योंकि 2005-6 में आपको स्मरण होगा कि बिहार की अपनी जनरेशन नहीं हुआ करती थी बिजली में, तो चीनी मिलों के माध्यम से बिजली का उत्पादन भी प्रारंभ हुआ। और यही सदन है जहां पर शुगर केन परचेज रेगुलेशन एक्ट के में संशोधन करने के लिए बिहार विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा था। तो उस समय बिहार को लगभग 24,000 करोड़ की निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, लेकिन जो उस समय की जो नीति थी सरकार की, वो बिहार को अनुमति नहीं दे पा रही थी कि बिहार उसमें आगे बढ़े और कतिपय कारणों से वो जो निवेश था वो निवेश फिर रुक गया। मुझको अभी भी याद है 31 मार्च 2008 को एनडीए विधायक दल की बैठक थी और दो बंद पड़ी चीनी मिलें, पश्चिम चंपारण की लौरिया और पूर्वी चंपारण की सुगौली, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने लिया है, उसके जो शुरुआती प्रोसेस के बाद जो उसका चेक आया था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जाके दिखाया एक प्रसन्नता के साथ कि जो टास्क आपने दिया था बंद चीनी मिलों का, वो 2 उसमें प्रारंभ हुआ है, शेष भी होगा। लेकिन नहीं मालूम क्या हुआ, 13 दिन बाद ही सभी मंत्रियों का विभाग बदल दिया गया और बहुत सारे मेंबर अभी भी हैं, एक दो जो उस समय के भी मंत्रिमंडल में थे। लेकिन ये मेरी भी समझ के बाहर था कि ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि सभी मंत्री जो उस समय कार्य कर रहे थे, सभी का विभाग बदला गया और अब तो नए मंत्री बनते हैं, सीधे कैबिनेट बनते हैं। हम लोग राज्य मंत्री बने थे, लेकिन राज्य मंत्री के साथ स्वतंत्र प्रभार मिला था। तो कहीं ना कहीं जो बिहार के निवेश की जो प्रक्रिया थी वो रुकती चली गई। मैंने इसलिए इस बात का संदर्भ किया क्योंकि जब हम बिहार के विकास दर की बात करते हैं, ग्रोथ रेट की बात करते हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि बिहार ने लगातार एक अच्छे विकास दर को मेंटेन रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिसका मैं संदर्भ आगे रखूंगा, उस पर मैं कुछ आगे मैं आपको कहूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी का जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया, 4 बिंदुओं पर उन्होंने रेखांकित किया है। राजकोषीय घाटा को 3% की सीमा के अंदर रखना, जो सरकार की अनिवार्यता है केंद्र सरकार के कानून के तहत। राजस्व घाटा को समाप्त करना और राजस्व अधिशेष जो रेवेन्यू सरप्लस है उसको जुटाना, और कुल बकाया राशि जो हमारा जो ऋण होता है या जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, हमारा अपना जनरेशन कैसे बढ़े कि हमारी जो उस पर निर्भरता है वो घटे और हम अधिक 2023-24 में हम विकास दर को हम लोग प्राप्त करें। बहुत बातें आ गई हैं, मैं समय क्योंकि कम हम नहीं कहेंगे कि बजट का आकार क्या है, उसमें केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन क्या है, बिहार का टैक्सेस का शेयर कितना है, बिहार की बोरोइंग कितनी है या बिहार कितना ऋण लेता है, मैं उन सब आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। कुछ बातें जो बजट में मुझको सामने आई, अब हम लोग चौथे कृषि रोड मैप की ओर जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही किसानों का एक समागम हुआ था और चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी में हम लोग लगे थे। कृषि रोड मैप ने कितना सक्सेस पाया, क्या परफॉर्मेंस रहा, मैं उन डिबेट में मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन हम जब इसी वर्ष का हम बजट अलोकेशन देख रहे थे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बजट अलोकेशन क्या है, तो राष्ट्रीय औसत की तुलना में भी वो बहुत कम है और लेस देन 3% है।
तो कहीं ना मुझको ये लगता है कि जब हम किसान और कृषि की हम बात करते हैं, हम कृषि रोड मैप की ओर हम जब जा रहे हैं, तब हमारे इस एलोकेशन से क्या होगा। रोजगार पर बहुत बल दिया गया और मुझको लगता है कि आने वाले समय में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है रोजगार सृजन में। हमने उद्योग विभाग का बजट देखा तो 1% का उनका एलोकेशन है। तो हम नहीं समझ सकते हैं कि अगर आप दूरगामी विकास दर की बात करते हैं और उसको सस्टेन करना है तो आप कैसे जाएंगे। हमारी जो भी राशि है उसमें अधिकांश राशि हमारी रीपेमेंट में जाती है। तो हम एक्चुअल जो हम अपना एक्सपेंस करते हैं, आप चाहे डेवलपमेंट स्कीम्स पे, प्लान स्कीम्स पे, उसके लिए राशि हमारी कम होती है, क्योंकि मेजर पार्ट हमारे बजट का जो हमारा डेट है, जो इंटरेस्ट है, उसके रीपेमेंट में जाता है। आरबीआई का एक डेटा मुझको दिखा और आरबीआई का एक रिस्क एनालिसिस है जो आरबीआई बुलेटिन जून 16, 2022 का है, माननीय मंत्री जी भी अवगत होंगे। कुछ राज्यों को हाईली स्ट्रेस, मतलब जो डेट वाले रिस्क जोन में आरबीआई ने चिन्हित किया है, उसमें बिहार भी है। मैं सिर्फ इसलिए ये बातें को संज्ञान में ला रहा हूं कि सब चाहता है बिहार आगे बढ़े और मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इन विषयों को सरकार के संज्ञान में ला रहा हूं कि इन विषयों को हमको ध्यान में रखना है कि अगर हमारा राज्य, हमारे डिपेंडेंसी अगर बहुत बढ़ती जाएगी बोरोइंग्स पे, हमारे उतने अर्निंग नहीं है, हमारा रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमको ये नुकसान होगा। एफआरबीएम का माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया, लगातार 2005 से एक बेहतर फिस्कल मैनेजमेंट की ओर है हम लोग। 2005 में जब सरकार बनी एनडीए की, तो बिहार की जो कैपेसिटी थी, जो उस समय का बजट आकार था और आज के बजट आकार की आप तुलना करेंगे, बिहार ने अपने संसाधनों को, अपने सिस्टम को बेहतर बनाया और उस बेहतर बनने का परिणाम है कि आज हमारा बजट साइज 2,60,000 करोड़ से भी अधिक की ओर जा रहा है। तो बुनियाद उस समय रखी गई। साथ ही एक हमको बड़ा विस्मय भी लगता है कि हम ग्रोथ तो हमारा हो रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो है, मतलब वो क्यों नहीं हमारा बढ़ पा रहा है। मतलब बिहार इज ग्रोइंग बट बिहारीज आर नॉट ग्रोइंग। मतलब ये क्या एक विडंबना है या ये क्या प्रश्न है। हम अभी का देख रहे थे कि राष्ट्रीय औसत अगर प्रति व्यक्ति आय देखते हैं तो ऑलमोस्ट लगभग 2 लाख के आसपास है, 1,97,000। बिहार का लगभग 50,000 के आसपास आता है। वहीं पे फिर हम अपने मिथिला क्षेत्र, क्योंकि उधर से हम आते हैं अध्यक्ष महोदय, तो हमने मधुबनी का देखा। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि हम जब नेशनल एवरेज कंपेयर करते हैं, हम बिहार की तुलना करते हैं, तो हमारा मिथिला क्षेत्र का क्या है। तो मधुबनी का 22,600 है और सबसे कम हमारा सीमांचल का अररिया का है, बिहार का लोएस्ट है वो। तो ये कहीं ना कहीं हम विकास दर की तो बात कर रहे हैं, विकास दर हम मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन हमारा पर कैपिटा इनकम, हमारा प्रति व्यक्ति आय क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता वाली बात जरूर है। हमारा जो वर्किंग पॉपुलेशन है, हमारा वर्किंग पॉपुलेशन भी उस तुलना में कम है। अगर राष्ट्रीय औसत आप देखेंगे जो 55 के आसपास है, बिहार में लगभग अगर मेल फीमेल हम लोग मिला लेते हैं तो 40% है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा वर्कफोर्स है उसकी जो सहभागिता है, समाव दी अदर, उनको हम मेन स्ट्रीम में नहीं ला पा रहे हैं। हमारे वर्कफोर्स का हमारा जो कैपेसिटी है वो हमारा नहीं बढ़ रहा है। आज हमने एक डेटा देखा, रोजगार पर बहुत जोर दिया गया। ये फरवरी 2023 का सीएमआई का रिपोर्ट है, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, कि बिहार का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अभी 12.3 है और इंडिया का 7.5 है। तो ये कहीं ना कहीं जब आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आप बेटर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बजट भाषण में बहुत ज्यादा रोजगार पर था फोकस, तो हम उनमें एक दो बातें अध्यक्ष महोदय हम रखना चाहेंगे। एक, जब आप रोजगार की बात करते हैं तो एक बड़े साइज को आप भूल रहे हैं, जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे या आउटसोर्स पे हमारे ही बिहार के लोग काम कर रहे हैं। विभिन्न विभागों में, विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से उनको सरकार क्या पैसा दे रही है, एक्चुअल पेमेंट उनको क्या हो रहा है। तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं वैकेंसी है, तभी हम उनसे काम ले रहे हैं। तो अगर हमारे पास वैकेंसी है तो हम उनको क्यों नहीं अब्जॉर्ब करने की बात करते हैं, और वो एक बहुत बड़ा समूह है। दूसरा, जब हम अपने यहाँ अगर हम एक हमने देखा 2015 का सुशासन का कार्यक्रम, जब नई सरकार 2015 में बनी थी, तो उसमें 20 वर्ष से 25 वर्ष के युवाएं जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको 1,000 रुपया प्रतिमाह देने का एक उसमें तय किया गया था कि उनको 2 वर्षों तक वो दिया जाएगा जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता। ये आंकड़ा मैं फिर ढूंढना चाहा कि इसमें कितनी प्रगति हुई, कितने यूथ को दिया गया, लेकिन नहीं हुआ। तो मेरी चिंता यह है कि आप सरकारी निवेश से आप, या सिर्फ गवर्नमेंट में जो हमारी गवर्नमेंट की कैपेसिटी है जॉब्स की, वो उतनी कभी नहीं हो सकती है कि बिहार के सभी युवाओं को दें। तो हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है कि, क्योंकि इनके बजट भाषण में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर भी जोर था कि हम स्वरोजगार की ओर बढ़ेंगे। तो हम स्टार्टअप, जो क्योंकि एक पूरे विश्व में एक स्टार्टअप एक बहुत बेहतर विकल्प के रूप में सामने आ रहा है, तो मेरी दृष्टि स्टार्टअप पर गई। और आज हमें गर्व होना चाहिए कि विश्व में भारत जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है उसमें तीसरे स्थान पर है, और ये
सब हमारे देश के युवाओं की ही देन है और उसमें लगभग 136 बिलियन यूएस डॉलर का आज हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है स्टार्टअप का और देश में लगभग 92,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, लेकिन बिहार में सम ऑफ द अदर 300-400 हम उस ढंग से नहीं बढ़ पा रहे। तो युवाओं को जब तक हम स्वरोजगार की ओर या अपनी स्कीम्स हैं इनकी स्टार्टअप को हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी अगर नेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो जिस अनुपात में हमको बढ़ना चाहिए हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अध्यक्ष महोदय, हम 90 के दशक में नहीं जाना चाहेंगे कि जब आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ हुआ तो बिहार उससे वंचित रहा, जिन भी कारणों से वो वंचित रहा बिहार, अब तो वो समय नहीं लौटेगा। आज पुनः फिर एक अवसर है जब देश में एफडीआई बहुत बड़े पैमाने पर आ रहा है। एक आंकड़ा हम देख रहे थे इन्वेस्ट इंडिया का कि अभी तक भारत में 950 बिलियन यूएस डॉलर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हुआ है, जिसमें पिछले 2 वर्षों में 532 बिलियन यूएस डॉलर सिर्फ लास्ट 2 इयर्स में आया है और ये 160 से अधिक देशों से आया है। तो कहीं ना कहीं जो भारत की स्वीकार्यता है वो बढ़ती जा रही है और लोग इच्छुक होते जा रहे हैं कि हम भारत में निवेश करें। और यही नहीं अध्यक्ष महोदय, लॉकडाउन, जो पूरा संपूर्ण विश्व लॉकडाउन को झेल रहा था, उस समय भी लगभग 83.5 बिलियन यूएस डॉलर हमारा फॉरेन निवेश आया था। समय कम है अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 चीजें सिर्फ सरकार के ध्यान में और माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। एक लंबा समय मेरा सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में बीता है और मैं जो विषय रखना चाहता हूं, मैं संशय में भी था कि मैं ये बोलूं या ना बोलूं, लेकिन मुझको लगता है जो मैंने अनुभव किया है उस बातों को जरूर रखें। और माननीय मंत्री जी ने जो हमारा कास्ट सर्वे हो रहा है उसका उल्लेख किया कि 500 करोड़ का एलोकेशन है। बहुत सारे सदस्य जो 2010 से 15 के बीच में सदन में रहे होंगे, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हम लोगों ने किया था और बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में उसका सर्वेक्षण हुआ था और हम लोगों ने भी किया। जब वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से था, मुझको नहीं जानकारी है, इसलिए मैं ये भी मानता हूं कि मेरे पास किस ढंग से हो रहा है उतनी जानकारी मेरे पास नहीं। हमने बहुत सर्च किया, पब्लिक डोमेन में नहीं मिला। 78 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोगों ने किया था, 22 फुल पेज विज्ञापन हमने निकाला था लोगों को जानकारी देने के लिए और 12 ईमेल, मैंने सर्च किया, 12 ईमेल हमने माननीय विधानमंडल के सदस्यों को भेजा था कि आप देख लीजिए कैसे कैसे होगा। माननीय सदस्य, आपका मात्र 2 मिनट, बस 2 ही मिनट लेंगे अध्यक्ष महोदय। उसमें प्रॉब्लम ये आई कि जब हम लोगों ने ऑब्जेक्शंस मांगा, जब डेटा रिलीज करने से पहले भारत सरकार का निर्णय था कि उसको सार्वजनिक स्थान पर ही देना है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक हाउस होल्ड में उस डेटा को दीजिए ताकि लोग को अगर कोई शिकायत है तो उसको वो दूर कर सकें। तो जो एक उनका कॉट्स एक एप्लीकेशन था, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग सिस्टम, 1 करोड़ आपत्तियां हम लोग को प्राप्त हुई और जब 1 करोड़ आपत्तियां प्राप्त हुई, जब उसको हम लोगों ने आकलन किया तो 50 लाख आपत्तियों को हम लोगों ने सही माना, यानी कहीं ना कहीं त्रुटि हुई थी। तो मैं सिर्फ इस विषय को लाना चाह रहा हूं कि आप जिस भी ढंग से इस प्रोसेस को कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप ये अपॉर्चुनिटी जरूर दीजिए लोगों को कि अगर डेटा रिलीज करने से पहले कि जो एक्चुअल आ रहा है वो सही में जो ग्राउंड पर है वो वास्तविकता है या नहीं है, क्योंकि एक संवेदनशील विषय है। तो इसलिए मुझको सिर्फ मैं एक आपके ध्यान में इस विषय को लाना चाह रहा था। और एक अंतिम बात मैं और कहना चाहूंगा कि प्रभारी मंत्री हमने देखा 2015 का कार्यक्रम, 2010 का कार्यक्रम, 2020 का कार्यक्रम जो सुशासन का होता है और उसकी मॉनिटरिंग की निगरानी की जिम्मा प्रभारी मंत्रियों को दिया गया है। यहाँ बहुत सारे प्रभारी मंत्री बैठे होंगे, मेरे संज्ञान में नहीं है कि कब आपको जिला प्रशासन ने डिफरेंट स्कीम्स के बारे में आपको अप्राइज किया और कब आपने जिलों में इस ढंग की बैठक की। वो पुराने सारे सर्कुलर्स को हमने देखा। एक विषय, ग्रामीण विकास मंत्री जी भी बैठे हैं, 2014 में एक नया कार्डर बना बीडीओस का, उनको 3 साल के लिए प्रभार दिया गया, एक लंबा समय बीत गया, उनको फिर बीडीओ में अपॉइंट करना था, 8 वर्ष बीत गए हैं, नहीं हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुशासन की जब हम बात करते हैं तो उसका रियल रिफ्लेक्शन थाना और ब्लॉक से आता है। अगर थाना और ब्लॉक हमारा बेहतर तरीके से संचालित हो रहा है तभी सही मायने में लोगों के पास हम गुड गवर्नेंस को हम पहुंचा पाते हैं। तो इन विषयों को जरूर देखना चाहिए। और एक विषय, माननीय सदस्य आपका समय 30 सेकेंड्स अध्यक्ष महोदय, एक विषय, क्योंकि सब लोग ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और स्वास्थ्य सेवा के प्रति चिंतित रहते हैं, जो हमारी एम्बुलेंस सेवा चल रही है, मैं सिर्फ ये विषय माननीय वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाह रहा हूं। 2016 से जो 102 एम्बुलेंस है वो संचालित है और 5 वर्षों बाद नई निविदा निकाली गई। जानकारी एक मुझको मिली है, माननीय वित्त मंत्री भी इसको कंफर्म करेंगे, कि 2016 का जो दर तय था एजेंसी के साथ, किस एजेंसी को मिला क्या मिला मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरी जानकारी में 21% बिलो, मतलब 2016 का जो रेट था
2022 में 21% कम के रेट पर उनको सेवा देने के लिए एग्रीमेंट किया गया है। तो ये मुझको लगता है ये कैसा व्यवहारिक होगा, आप गुणवत्ता को कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन दर बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, प्रोविडेंट फंड, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इस विषय को जरूर देखना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं गरीबों को जो स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएगी उसमें कहीं कमी नहीं रहे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझको बोलने का मौका दिया, मैंने सिर्फ कुछ विषयों को सरकार के संज्ञान में मैंने लाना चाहा है कि अगर सरकार उस पर अमल करेगी तो हमारे बिहारियों का भला होगा। और कितना हम लोग सहेंगे अध्यक्ष महोदय, बिहार भी आगे बढ़ना चाहता है और बिहार के युवा भी आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।